नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। नहीं बनाया खाना तो शराबी पति ने पत्नी पर किया धारदार हथियार से वार। भूमि विवाद में जिला पंचायत सदस्य महंत सुनीलपुरी पर जानलेवा हमला। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में की गई अहम बैठक। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो नाराज पति ने धारदार हथियार से पत्नी के गले पर वार कर दिया, जिससे पत्नी तड़प कर गिर पड़ी। हालांकि आरोपी पति नशे की हालत में था, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में पति को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला को ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के थाना विभूतिखंड इलाके के बड़ा भरवारा में अमित सिंह अपनी पत्नी गीता सिंह के साथ रहता है। अमित सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। वह रोजाना शराब पीकर घर आता था। घटना की शाम वह नशे की हालत में घर पहुंचा और पत्नी से खाना बनाने के लिए विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने धारदार हथियार से पत्नी के गले पर वार कर दिया। पीलीभीत के सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर पर बीजेपी के सभासद नेती ने 3 निर्दोषों को छोड़ने का 15 कुंटल रेत बतौर घूस लेने का आरोप लगाया है। सभासद ने एसीपी से मिलकर कोतवाली में रेत उतरते हुए वीडियो और कोतवाल की आईडियो ओवर रेत का बिल सहित शिकायत की है। एसीपी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल बीजेपी के वार्ड नंबर 12 के सभासद जगन्नाथ ने आरोप लगाया है कि 7 दिसंबर की रात में सदर कोतवाली श्रीकांत देवदेवी ने वार्ड के 3 निर्दोष लोगों को पकड़कर बंद कर दिया गया था। जब सभासद रात में छुड़ाने गए तो कोतवाल श्रीकांत ने कोतवाली में सुंदरकांड के नाम पर 15 कुंटल रेत मांगा। दूसरे दिन सभासद खुद रेत लेकर कोतवाली गए तो तीनों को छोड़ा गया। बिना वजह पूरी रात तीनों को लॉकअप में बंद रखा गया। फिलहाल एसीपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्योंकि मामला उनके ही महकमे का है, इसलिए कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सभासद जगन्नाथ लोधी वार्ड नंबर 12 से। मेरे वार्ड में एक वैवाहिक कार्यक्रम था, जिसमें से लौटते समय 3 लोग रास्ते से कोतवाल साहब के द्वारा उठा लिए गए। उनके परिजन मेरे घर आए और उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि बीच में कोतवाल साहब उठा के ले गए। मैं कोतवाली पहुंचा। कोतवाल साहब से मैंने बात की कि ये निर्दोष लोग हैं सर, इनको छोड़ दीजिए। तो कोतवाल साहब ने मुझसे कहा कि सुबह आइएगा और मैं छोड़ दूंगा। जब मैं सुबह पहुंचा तो सुबह मुझसे कहा गया कि कोतवाली में सौंदर्यीकरण चल रहा है, आप 15 कुंटल रेता भेज दीजिए, फिर ले जाइएगा। मैंने रेता भी पहुंचवा दी, उसके बाद वो छोड़े गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो हम लोगों को नहीं छोड़ रहे, सत्ता के लोगों को, प्रतिनिधियों को नहीं छोड़ रहे, वो जनता को कैसे छोड़ते होंगे। और अब खबर कर्नलगंज से। मुख्यालय के कोतवाली क्षेत्र कर्नलगंज अंतर्गत बरखंडी नाथ मंदिर के महंत सुनीलपुरी पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। बताया गया कि भूमि विवाद में दबंगों द्वारा उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना में महंत के सिर पर प्रहार किया गया। गंभीर अवस्था में उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इलाज के लिए जिला मुख्यालय गोंडा भेजा गया। मामले में 3 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। सुनीलपुरी वर्तमान में हल्दरमऊ पश्चिमी क्षेत्र के जंगल पंचायत सदस्य और बरखंडी नाथ महादेव मंदिर के महंत हैं। सुनीलपुरी महंत द्वारा बताया गया कि गांव पीपरी रावत के पास वर्ष 2007 में उन्होंने बेनामे द्वारा जमीनी खरीदी थी, जिसमें लगे पेड़ को आज विपक्षी गण काट रहे थे, जिससे मना करने पर उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। बताया जाता है कि मई के महीने में सुनीलपुरी को फोन पर मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई थी, जिसे अभी कुछ दिनों पूर्व हटा दिया गया था। थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एक बाग को लेके विवाद हुआ, जिसमें सुनीलपुरी एक पक्ष से, जो कि वरखंडी नाथ मंदिर के महंत हैं, और दूसरे पक्ष में श्री राम मिश्रा, राकेश दुबे आदि
इनके बीच में बाग को लेके बाग की ज़मीन को लेके विवाद था और आज उसी को लेकर इनमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें हैं। इनको तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। इनकी स्थिति सामान्य है और इनसे तहरीर प्राप्त करके अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी और विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। मौके पर शांति है। और अब खबर चंदौली से, जहां मोदी कैबिनेट के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन पर सवालिया निशान खड़ा किया है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इस धरती पर न जाने कितने आंदोलन हुए हैं, लेकिन आपने ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जहां मसाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हो। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत करने अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली पहुंचे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह आंदोलन पंजाब के कुछ संगठित लोगों और आड़तियों द्वारा चलाया जा रहा है और यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन पा रही है। राहुल गांधी द्वारा कल भारतीय लोकतंत्र के बारे में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर महेंद्र पांडे ने कहा कि लोकतंत्र की इससे बेहतर तस्वीर क्या हो सकती है जब देश के प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से देश के लोगों और किसानों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी की समझदारी में कठिनाई है। शायद यही वजह है कि हर सप्ताह उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री और किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने और महेंद्र नाथ पांडे के मंच पर तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन होते दिखा, लेकिन मंच के नीचे पंडाल में कोविड नियमों और शारीरिक दूरी कहीं नहीं दिखी गई। काफी दिनों में संसदीय क्षेत्र में दूर रहे महेंद्र पांडे की नजर स्थानीय भाजपाई पर पड़ सके, इसकी वजह से किसानों के कार्यक्रम पर भाजपाइयों ने कब्जा कर लिया। मोदी जी के स्वानंद को सुनने आए किसान पंडाल में पीछे की सीट पर बैठे रहे क्योंकि भाजपाई ने आगे की सीट कब्जा जमा लिया था। बहरहाल इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर महेंद्र पांडे ने कहा कि कांग्रेस कहीं जिंदा नहीं हो पाई। उत्तर भारत के बाद अब कांग्रेस दक्षिण में भी सिमट हो गई है। इतनी पुरानी पार्टी की स्थिति देख कभी कभी दया आती है। निश्चित तौर से किसान संगठनों को उच्च प्राथमिकता देकर के अपना वार्ता की मेज पर आना चाहिए, आंदोलन समाप्त कर किसानों के साथ खड़ा। डॉक्टर, कल राहुल गांधी गए थे राष्ट्रपति से मिलने, वहां पर उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, केवल कल्पना में दिखाई देता है लोकतंत्र भारत में। अब लोकतंत्र की इससे जीती जागती क्या मिसाल मिलेगी। राहुल जी की समझदारी में थोड़ी कठिनाई है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है हर हफ्ते। ये दिक्कत है उनके संग कि आज प्रधानमंत्री सीधे देश के किसानों से कोरोना के चलते इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक एक बात बता रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ये लोकतंत्र कही है तो एक पहल है। किसान नेता राकेश टिकैत कहे हैं कि 2 कदम सरकार है, 2 कदम किसान भी आगे चल के इसका हल निकाला जा सकता है। सरकार ने तो इतनी विनम्रता से कई राउंड वार्ता की, उनको भी विचार करना चाहिए। पहला कदम है जो पीएम साहब ने कहा है, तर्क और तथ्य के आधार पर बात करें। सारे संवाद के रास्ते खुले हैं। टिकैत जी और उनके साथी इस पहल का वेलकम करें। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ है? सरकार और किसान के बीच दिक्कत कहाँ है? समझौता करना चाहती है सरकार और किसान भी, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत के पीछे है कि पंजाब के कुछ सुसंगठित लोग, आड़ती, ये जो इस आंदोलन को आप देख ही रहे हैं कि ऐसा आंदोलन आपने देखा नहीं होगा कि उसमें मसाज भी हो रहा है और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। बहुत से आंदोलन इस धरती पर हुए उत्तर भारत के 72 वर्ष की आज़ादी के सफ़र में। तो आप देख ही रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं उन किसानों का सम्मान है। तो ये जो संगठित आड़ती लोग हैं, उनको लगता है कि मेरे हितों पर चोट पहुँचेगी। तो संपूर्ण देश के 135 करोड़ के देश में जो 90 करोड़ 100 करोड़ से अधिक किसान हैं प्रत्यक्ष, उनके हितों की जगह कुछ लोग अपने हितों को देख रहे हैं। दिक्कत यही है, अगर वो सबका सोचेंगे तो इसका स्वागत करेंगे। पांडे जी, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने देश पर राज किया है, अचानक कांग्रेस जिंदा हो रही है किसान आंदोलन को लेकर। कांग्रेस अभी आपको कहाँ दिखलाई पड़ रही है? कांग्रेस अभी कश्मीर में उसको जिंदा नहीं हो पाई। 2 वार्डों में हैदराबाद, जहाँ 50 वर्ष उसने शासन किया, जब
उत्तर भारत में आपातकाल के बाद जहाँ से नकार दिए गए थे तो दक्षिण में ही थोड़ी सी जगह मिली थी, वहाँ 2 वार्डों में सीमित हो गए, केरल में सीमित हो गए। तो कहीं किसान जिंदा, कांग्रेस जिंदा नहीं हो रही। कांग्रेस तो उस इतने संभ्रम की शिकार है कि अब इतनी पुरानी पार्टी पर कभी कभी दया आती है। राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बिजली बिल में फर्क पड़ता है। ये विभिन्न राज्यों का अलग अलग बिजली बिल का टैरिफ और उत्पादन है, उस पर लगातार भारत सरकार एकीकृत पहल करती रहती है। समाजवादी पार्टी अलाव जलाओ कार्यक्रम ग्राम सभा सब रख रही है, आपकी मुलाकात किस तरह देखते हैं उनके कार्यक्रम को? देखिए, समाजवादी या किसी दल को अपना आंदोलन संघर्ष कार्यक्रम करने का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसान आज अनेक भाजपा की सरकार के कदमों से खुश हैं, उसके साथ चलें। खबर कानपुर से, जहां औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सतीश महाना ने आज सर्किट हाउस के सभागार में प्रस्तावित रिंग रोड ओवर ब्रिज हाईवे चौड़ीकरण के संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकरण में साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने आगरा कानपुर हाईवे, NH2 आगरा इटावा तथा मंथना से भोती, मंथना से सचेड़ी की समीक्षा की, जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित कार्य के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए शासन स्तर पर बात की जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मंथना से संचेड़ी 21 किलोमीटर के कार्य को देखा गया है, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रिंग रोड के 106 किलोमीटर के एलिमिनेटर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जनपद कानपुर नगर से जुड़ने वाला आगरा इटावा हाईवे, संचेड़ी, रमईपुर प्रयागराज हाईवे, हाथीपुर तथा लखनऊ कानपुर रोड आटा में रिंग रोड में जुड़ेंगे तथा सभी NH को रिंग रोड से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। ये रिंग रोड बनने के बाद ट्रैफिक शहर के अंदर कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ हो गया है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। मंत्री सतीश महाना जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रिंग रोड में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हुए कार्य किया जाए, ताकि आने वाले समय में जाम की समस्या से निजात मिल सके। वहीं कानपुर में नोडल अधिकारी अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने जनपद कानपुर नगर में कोविड-19 एवं उसके वैक्सीन की व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने जनपद कानपुर नगर में वैक्सीन की स्टोरेज करने की दृष्टिगत समीक्षा में यह पाया कि समस्त व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है और की जा रही है और जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद कानपुर नगर में वैक्सीन लगाने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। एक दिन में लगभग 100 टीमें द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक टीम द्वारा 100 वैक्सीन लगाई जाएंगी। इस प्रकार जनपद कानपुर नगर में एक दिन में 10,000 वैक्सीन लगाई जाएंगी। ये व्यवस्था सभी CSC, PSC तथा सरकारी अस्पतालों में भी की गई है। वैक्सीन लगाने की दृष्टिगत सभी प्राइवेट तथा सरकारी अस्पतालों को अलग मोड पर रखा गया है। यदि कोई समस्या होती है तो निःशुल्क इलाज वहां पर किया जाएगा। अभी तक जो वैक्सीन की स्थिति सामने आई है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिल रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद कोई समस्या नहीं आ रही है। प्रशासन द्वारा वैक्सीन आते ही वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जाएगी। नोडल अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि पूरे अभियान में मजिस्ट्रेट पुलिस की भी ड्यूटी लगाई जाए ताकि कोई समस्या ना हो। उन्होंने धान क्रय केंद्र की समीक्षा में ये पाया गया कि जनपद कानपुर नगर में 84 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं, जिनमें खरीदी की जा रही है और उसका भुगतान लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कानपुर में स्थापित नगर निगम कंट्रोल रूम में सभी क्रय केंद्रों में धान बेचने वाले किसानों से बात करने हेतु उन्हें कोई समस्या तो नहीं हुई, उनको कोई अतिरिक्त पैसा तो नहीं देना पड़ा तथा उन्हें कोई असुविधा न हुई हो, इस पर कंट्रोल रूम द्वारा प्रत्येक केंद्र से रैंडम 10 लोगों से बात की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी धान केंद्रों में ACM द्वारा रैंडम जांच कराई गई तथा उनके द्वारा स्वयं भी धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें केंद्र प्रभारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए कठोर कार्रवाई भी की गई है। नोडल अधिकारियों द्वारा बिजली व्यवस्था की समीक्षा की गई, जिसमें उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी शिकायतें दक्षिणांचल तथा शहरी क्षेत्र कैस्को में की गई है, शिकायतें ऑनलाइन, ट्विटर तथा 1912 से प्राप्त हुई है, उनका निस्तारण किस प्रकार से हुआ है, जिसकी सूचना उपलब्ध कराए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी शिकायत निस्तारित है की जाए, उसके क्रॉस चेकिंग भी अवश्य कराई जाए। उन्होंने सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित करते हुए कहा कि टेल इंडोर तक पानी अवश्य पहुंचे तथा सभी अतिक्रमण जो भी सिंचाई विभाग की भूमि पर हैं, उनकी सूची बनाकर अभियान चलाकर उन्हें खाली कराया जाए।
और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए DPK न्यूज के साथ।